नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार विधानसभा का उन 4 सीटों की चर्चा करने जा रहे हैं जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये संयोग है कि जिन चारों विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है उन चारों के विधायक 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बने हैं। रामगढ़ से सुधाकर सिंह जो बक्सर से सांसद बन गए हैं, इमामगंज से जित्तन राम मांझी गया के सांसद हो गए, तरारी से जो सुदामा सिंह जीते थे भाकपा माले से वो आरा के सांसद हो गए, और बेलागंज से सुरेंद्र यादव विधायक बने थे वो जहानाबाद के सांसद हो गए। मतलब चारों के चारों सीट के जो उम्मीदवार विधायक थे वो सांसद बन गए और उन्हीं सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर सभी सांसदों का प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि सुधाकर सिंह का भाई चुनाव लड़ रहा है। ये भी एक संयोग है, वहाँ सुधाकर सिंह का भाई चुनाव लड़ रहे हैं। इमामगंज में जितन राम मांझी की पुतहू चुनाव लड़ रही है। बेलागंज में सुरेंद्र यादव का बेटा चुनाव लड़ रहा है। और आरा सुदामा के सांसद बनने के बाद तरारी में जो हो रहा है, तरारी में सुनील पांडे का बेटा और राजू यादव जो भाकपा मालिक है वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार बने थे उनकी उम्मीदवारी ही संकट में है, वो उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। लेकिन जो लग रहा था ना कि प्रशांत किशोर हवा बनाने में कामयाब होंगे और इन चारों सीटों पर जो हम लोग सेमीफाइनल मान रहे थे वहाँ लग रहा था कि प्रशांत किशोर मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के बीच ही चारों सीटों पर, अब बताइए, इमामगंज वाले जिनको खड़ा किए हैं वो एक डॉक्टर है, उनकी भी उसी तरीके की बात है। वहाँ सिलेंडर बोल गए हैं, वो वहाँ लगता है जैसे उनको उम्मीदवार ही नहीं मिला। बेलागंज में जो उम्मीदवार मिला वो भी आरजेडी के समर्थक निकल गए। अब जिसको टिकट वहाँ देकर मुकाबला को दिलचस्प कर सकते थे, जो जदयू से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी से भी लड़ चुके हैं, मुसलमानों का वोट काटने में वो कहीं न कहीं मजबूती के साथ खड़े हो सकते थे। प्रशांत बाबू उसको टिकट नहीं दी। टिकट किसको दिए थे? वो रिटायर्ड प्रोफेसर साहब का जो आरजेडी के समझिए समर्थन ही कर दिया है। नहीं तो जो जिनको टिकट नहीं मिला उन्हीं के समर्थन में चले गए हैं कि आप ही हमारे बदले चुनाव लड़ लीजिए। तरारी में देख ही लिए कि क्या हाल हुआ है। और रामगढ़ में जो उम्मीदवार खोजे हैं सो रामगढ़ कंस्टिट्यूंसी का नहीं इनको मिला। तो वो जो लग रहा था तो प्रशांत किशोर का अब चुनाव प्रचार के कैंपेन के बाद, रिजल्ट के बाद देखा जाएगा कि प्रशांत किशोर ने क्या किया इस क्षेत्रों में। क्योंकि तरारी में वो कोशिश किए कि सेना के उपाध्यक्ष को खड़ा करके बीजेपी उम्मीदवार की मुश्किलें खड़ी करने की का सीन वो क्रिएट कर दिए थे, लेकिन संयोग से वो वहाँ का वोटर ही नहीं है, बिहार का वोटर ही नहीं है। तो वो भी एक जो दिलचस्प चुनाव होता वो अब जिसको भी वो उम्मीदवार बनाए अब वो स्थिति नहीं रहेगी। इमामगंज में लड़ाई सीधे तौर पर महागठबंधन वर्सेस आपको एनडीए गठबंधन के बीच होगा। बेलागंज में भी यही स्थिति है और रामगढ़ में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी वही स्थिति होगी। लेकिन इन 4 राज्यों में, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में 3 पर महागठबंधन का कब्जा था और 1 पर हम पार्टी का, मतलब एनडीए का। तो ये देखना दिलचस्प होगा इस चुनाव में कि आरजेडी जो खास करके फर्स्ट फेज में जो अपना खुट्टा गाड़ा था वो खुट्टा हिला है या फिर उसी तरीके से मजबूती से खड़ा है। वैसे इस बार इमामगंज में आरजेडी ने एक अलग प्रयोग किया है, एक आम उदय नारायण चौधरी को ना देकर एक आम कार्यकर्ता को दिया है जो कहीं न कहीं मांझी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वैसे इमामगंज का जो विधानसभा क्षेत्र है ना वो एनडीए का फेवरेबल है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता था और सुशील कुमार इसी कंसेंसी से जीतते थे। वहाँ जो कन्फ्लिक्ट है डांगी और अदर्स के बीच में, तो कुशवाहा और अदर्स के बीच की जो फीलिंग है ना उस फीलिंग का लाभ मिल जाता था। लेकिन इस बार उस तरीके से लाभ नहीं मिला। सुशील कुमार लीड किए लेकिन इमामगंज में वो लाभ नहीं मिला। तो एनडीए
की पकड़ मजबूत है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उदय नारायण चौधरी के खड़े होने पर समीकरण बदल जाता था। उदय नारायण चौधरी जितने दिन विधायक रहे, मंत्री रहे, एक अलग तरीके का वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाए, जिसको लेकर खासा नाराजगी है लोगों। उदय नारायण चौधरी को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम कंस्टिट्यूंसी में गए थे तो उनकी स्थिति दिख गई थी कि क्या स्थिति है। तो उम्मीदवार बनने से वहाँ लड़ाई दिलचस्प हो गया। बेलागंज में जदयू चुनाव में मनोरमा देवी को खड़ा करके इस बार, पिछले बार लगभग 24,000 वोट से सुरेंद्र यादव जीते थे। जदयू को वहाँ 11,000 वोट काट लिया था, रामविलास शर्मा जी को टिकट दे दिए थे। इस बार वो, लेकिन 23,000 का मार्जिन है, उसको मार्जिन को कैसे कंपनसेट करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यादव उम्मीदवार होने से मनोरमा देवी भी उतने ही मजबूती से चुनाव वहाँ लड़ेगी, इसलिए बेलागंज सीट फंस गया है। इमामगंज हम के लिए फंस गया है। तरारी में 1995 से लेके 2015 तक समता पार्टी, जनता दल और जनता यू का कब्जा रहा है, सुनील पांडे तक का कब्जा। तरारी का जो परिसीमन हुआ और चीज़ें जब बदली तो फिर एक नई तरीके की चीज़ें आई हैं। उसका नुकसान कहीं न कहीं उठाना पड़ा था जब सुनील पांडे राजनीतिक तौर पे अलग होने लगे, कुछ चीज़ें बदलने लगी। तो लेकिन 2015 तक एकदम गढ़ था वो नीतीश कुमार का। अब बीजेपी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। पिछले बार बीजेपी बुरी तरह से हारी थी, इस बार भी बीजेपी इस बार सुनील पांडे के बेटा पर आजमा रहा है। जो सुनील पांडे वहाँ एक अलग तरीके की कम्बिनेशन से चुनाव लड़ते रहे और वो कम्बिनेशन था माले वर्सेस जो रणवीर सेना है, वो उसका उस सेंटीमेंट का वो लाभ उठाते थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार रिजल्ट क्या आता है। लेकिन फाइट वहाँ पिछले बार 11,000 से ज़्यादा वोट से सुदामा जीत गए थे, लगातार दूसरी बार वो विधायक बने थे। इस बार फाइट थोड़ा तगड़ी दिख रही है। और रामगढ़ में अशोक कुमार सिंह है, बसपा से भी वही कम्बिनेशन है। अब देखना ये होगा कि जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे का विधायक बनने का हाथ हस्तरेखा में लिखा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ समीकरण जगदानंद सिंह के फेवरेबल रहा है। अब गया कंस्टिट्यूंसी से वो चुनाव लड़े विधान परिषद का, लेकिन हाथ में नहीं लिखा हुआ था, तो हाथ में रिजल्ट आते आते फिसल गया। वही स्थिति एक बार के दौर में बक्सर लोकसभा चुनाव में दिखने लगा था, लेकिन मजबूती से सुधाकर सिंह लड़े और जीते। तो ये सब कुछ वहाँ निर्भर है। वोट कम्बिनेशन जो बहुत ही मतलब एक अलग तरीके का कम्बिनेशन है, लेकिन वो कम्बिनेशन हाथ हस्तरेखा पर ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन अभी तक जो उपचुनाव हुआ है, अगर हम उपचुनाव की बात करें, एनडीए के साथ नीतीश थे, याद होगा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर जीते। तारापुर बड़ी मुश्किल से जीते, पसीना छूट गया था जदयू को जीतना। दूसरी बार वो कुढ़नी आरजेडी से ले लिए थे, वहाँ कुढ़नी में बीजेपी चुनाव जीत गई। ये इस बार है, लेकिन अभी तक रिजल्ट की बात करें तो 50-50 दोनों हो रहे हैं। लेकिन इस बार इस 4 विधानसभा का जो उपचुनाव है, कमोबेश माना जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है। और इस सेमीफाइनल में कौन किसको किस तरीके से पटकनी देता है, ये देखने वाली बात होगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात होगी कि प्रशांत किशोर जो माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं, उस माहौल का क्या वाकई में चिराग की तरह उस इलाके की राजनीति को बदलने में कामयाब होते हैं क्या? क्योंकि प्रशांत किशोर भी उधरे के रहने वाले हैं, बक्सरे के रहने वाले हैं, तो वो इस राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि उन्होंने टिकट वितरण में ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई अच्छे छवि के लोगों को हम मैदान में उतारें, पढ़े लिखे लोगों को हम मैदान में उतारें। पढ़े लिखे लोग और अच्छे छवि वालों को जनता कितना स्वीकार करता है, कई मौक़ों पर लोगों ने देखा है कि जनता के लिए सामने वाला व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, किस छवि का है। अभी तक विधानसभा चुनाव में या मुखिया के चुनाव में भी जनता इस बात को लेकर हमें लगता है कि सबसे लिस्ट 2-4% लोग उस पर सोचते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं जो जातीय समीकरण है, जो पार्टी का समीकरण है, उसको लेकर ज़्यादा वोट करते हैं। तो जातीय समीकरण साधने की जरूर कुछ ही प्रशांत किशोर ने की है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से गोलबंदी की कोशिश हो रही है,
ऐसे में प्रशांत किशोर का तो परीक्षा हो जाएगा कि वो 2025 में 243 सीटों पर वो क्या कर पाएंगे। वो इन 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उससे साफ संकेत सामने आ जाएगा, क्योंकि बड़ी तामझाम से बोल रहे हैं। उसी तरीके से जदयू की भी परीक्षा है, बेलागंज और बीजेपी के लिए तरारी, ये सारा लिटमस टेस्ट है। और हम के लिए इमामगंज, ये तीनों लिटमस टेस्ट है कि अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो समझिए 2025 बहुत आसान नहीं चुनाव होगा, क्योंकि कई तरह के नीतीश के गवर्नेंस का जिस तरीके से फेल्योरशिप है उसका भी असर दिखेगा। जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री कुछ अलग छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, जीतन राम मांझी जिस तरीके से परिवारवाद की राजनीति में पूरी तौर पर उलझ गए हैं, ये सारी कई ऐसी चीज़ें फैक्टर हैं जिन तमाम फैक्टरों को देखते हुए ये तो लगने लगा है कि 2025 का ये जो सेमीफाइनल है वो सेमीफाइनल का रिजल्ट जो होगा वो तय करेगा कि 2025 का मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे इस पूरे उपचुनाव में चिराग बाहर है, जो पिछली बार बेलागंज में हराने में थोड़ा कह सकते हैं कि सहयोग करने की स्थिति में वो रहे। जदयू जो बेलागंज से जो सुरेंद्र यादव लड़े उसमें जो शर्मा जी को 11-12 हज़ार वोट आया, फिर भी 24,000 वोट से वो जीते थे, तो थोड़ी स्थिति बदली, उसका लाभ उन्हें जरूर मिला। अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार बेलागंज में किस तरीके से सुरेंद्र यादव के परिवार को पटकनी देते हैं। अगर वो पटकनी देने में कामयाब हो गए तो तय मानिए कि उनकी बार्गेन कैपेसिटी एक बार फिर से बढ़ जाएगी। ये भी बात है, क्योंकि बेलागंज बहुत ही टफ सीट है और उस सीट से अगर यादव को वो जितवा कर अगर ले आते हैं तो फिर 2025 में उनकी दावेदारी एक अलग तरीके से मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगा।